राधे राधे बच्चों। बेटा अब हम चैप्टर लेकर आए हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक। तो वो कह रहा है इंट्रोडक्शन, एटम क्या होता है। एटम की डेफिनेशन हमें सर डाल्टन की थ्योरी में मिलती है कि एटम एक ऐसी चीज है जो अनब्रेकेबल है, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था एटम, टम का मतलब ब्रेक और ए अगर आगे लग जाएगा तो अनब्रेकेबल, ऐसी चीज जो तोड़ी ना जा सके। बाद में हमने उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा, लेकिन उस वक्त तक वो एटम था, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इसकी हिस्ट्री वही आगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा एटम वो जो टूटे नहीं, एक एलिमेंट के एटम एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकल और जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसी एलिमेंट की, तो एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट को उन्होंने एटम कहा। अब बात आती है आगे चलने की, चार्ज पार्टिकल्स। ये एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं चार्ज पार्टिकल, वो जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया। तो हमने अब मैं एक बार आपको एटम को इस वक्त जो हम जानते हैं एटम के बारे में वो बताया था। एटम के अंदर शेल्स होते हैं, एटम के अंदर शेल्स होते हैं। ये हमें बताया किसने, बोहर साहब ने, नेल बोहर। सर नेल बोहर ने हमें बताया कि शेल होते हैं, और ये पहला शेल, शेल को एन से दिखाते हैं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन इसके अंदर कौन रहता है, यह है न्यूक्लियस। इसके बारे में हमें बताया था रदरफोर्ड ने, सर रदरफोर्ड ने। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उन्होंने न्यूट्रॉन नहीं बताया था, न्यूट्रॉन बाद में आके बताया था, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो हमारा एक एटम है, एटम एक तरीके का घर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन जने रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं बीच वाले कमरे में, और एक नहीं बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले कमरों में घूमते रहते हैं। ऐसी बातें हुई। तो सर जे थॉमसन ने क्या बताया, जे थॉमसन जी ने कहा अच्छा ये मॉडल है, अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या मॉडल चलेंगे हमारे, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉडल, क्वांटम नंबर, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे 11th क्लास में। अब जे थॉमसन मॉडल जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल कुछ नहीं है, जैसे हम खीर बनाते हैं वैसे ही बाहर के अंग्रेज लोग पुडिंग बनाते हैं। उस पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब आप खीर बनाते हो, खीर में छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। वो उन्होंने कहा है जो काले काले पार्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, और बाकी सारा पार्ट हो गया आपका पुडिंग का प्रोटॉन या पॉजिटिव पार्ट। तो या फिर उन्होंने बोला इसको इस तरीके से दिखाया, ये क्या है, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके का होता है जिसके अंदर सारा पार्ट रेड कलर का होता है वाटरमेलन में, लेकिन कुछ काले बीज होते हैं। अब यहां ब्लैक कलर की शीट पे मैं काले तो नहीं दिखा सकता, मैंने बीज थोड़े से व्हाइट रख दिए, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बीज है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रेड पार्ट है ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो उन्होंने कहा दो हिस्सों में बटा हुआ है। आपका एटम न्यूट्रल है, उसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, ऐसा जे थॉमसन ने कहा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर दो चीजें होती है, उन्होंने ये बता दिया। तो जे थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स। आ गया, ठीक है। इस पुडिंग को आप समझो जैसे हमारे घर की खीर होती है, इन अ स्फेरिकल, वो दिख रहे तुम्हारे को, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे नेगेटिव बना रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वही सारी बात बता रखी है, भाई रेड पार्ट जो है वो या फिर उन्होंने कहा लाइक रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन वाइट while the electron are the studs in the positive charge sphere। अब मेरी बात सुनना, जो आपके वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो जड़े हुए होते हैं। ये बात इनकी गलत थी, वो जड़े में नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है। ऐसा किसने बताया, इन्हीं के बाद आई दूसरे थ्योरी ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है जो चीज फिक्स हो, हिल डुल ना सकती हो, इन इट। तो ये बात इनकी गलत थी, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
ये बिल्कुल बात सही है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं नंबर में, सो और चार्ज में भी। सो द एटम आर होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। वो तो बातें बाद में करेंगे। तो थॉमसन की कोई कमी थी? हाँ, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे एटम में फैले हुए, गलत बात। प्रोटॉन जो है वो भी पूरे एटम में फैले हुए, गलत बात। प्रोटॉन बीच में कंसंट्रेटेड है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन बाहर जो है वो रुके हुए नहीं है, ये भी थॉमसन जी की बात गलत थी। अब रदरफोर्ड जी ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने क्या बताया? रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टिंग इन नोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन एन एटम, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज ली जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जरा ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। अब मैं आपको बताता हूं हीलियम होता क्या है। हीलियम जिसका Z है 2 और मास नंबर है 4, इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग इक्वल होता है 1.67 10 की पावर -27। तो आप इसको बोल सकते हो ये 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और ये इसका Z है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और ये एटॉमिक नंबर है। ये मैं आपको बात बता चुका हूं। इसका मतलब है इसके पास चार्ज 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का मतलब, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपसे कहा जो हीलियम है वो तो हीलियम था, अल्फा पार्टिकल हीलियम नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है, जिसका मतलब है जिसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब इसका मास जो है वो 4 प्रोटॉन के बराबर है, और इसके पास चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के बराबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 2 प्रोटॉन का चार्ज लेके और 4 प्रोटॉन का मास लेकर मारने जाता है किसको? न्यूक्लियस को। उन्होंने सोचा मैं इतनी भारी चीज, एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास 4 गुना है, अगर मैं किसी एटम पर बम्बार्ड करूंगा तो उस एटम के प्रोटॉन को वो धक्का मार के बाहर फेंक देगा। ठीक है, आप यूं सोचो, वो कह रहा है गाड़ी लेके मैं मारूंगा और जो अंदर साइकिल बैठी उसे धक्का मार के बाहर फेंक देगा, लेकिन अंदर साइकिल नहीं, अंदर बैठा है ट्रक, और वो ट्रक कौन है? न्यूक्लियस। अब जरा उस पर ध्यान दो, इधर आ जाओ। हम जो सोच रहे थे, या जरा ध्यान दो, ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान दो यहां पे। तो यहां पे जो अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्ड किया इसके ऊपर, तो इस बड़े से एटम को मैं दूसरे पेज पे बना देता हूं। एक मिनट रुको, कहां से छोटा करूं, ज्यादा बड़ा हो गया। ये देखो, इस एटम को मैं दूसरे पेज पे बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना आप। यहां पे बना दूं, एक और पेज ले लेते हैं, ये लो। ये आपका गोल्ड है, 1 2 3 4 5 6, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये आपकी बम्बार्डमेंट हुई, मैं एक को लेके चल रहा हूं, ठीक है, एक पर बम्बार्डमेंट हुई, एक के ऊपर ऐसे बम्बार्डमेंट हुई, सीधा चला गया, सीधा चला गया, सीधा चला गया, एक थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, एक ऐसा था जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आया, उसने अपना पाथ रिट्रेस किया, वापस चला गया। तो कितनों में से, करीब करीब 12,000 में से एक ऐसा था जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आया, वापस चला गया। मैंने क्या कहा था कि मैं ये सोच रहा था कि अंदर छोटी सी चीज है साइकिल, जिसको मैं गाड़ी देके मारूंगा और वो बाहर हो जाएगा। इसका उल्टा हुआ, अंदर बहुत ताकतवर चीज थी जिसका नाम था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, ये न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, और बाहर से आने वाला हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है,
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए न्यूक्लियस ने आते हुए अल्फा पार्टिकल को वापस फेंक दिया। तो उनको पता चला अंदर तो कोई बहुत जानदार चीज है, और उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। बात पे ध्यान दो। तो अब एक नई चीज हमारे सामने आई, न्यूक्लियस। अब वो कहता है, रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजें बताई। एक, उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया गोल्ड की फॉइल पर। गोल्ड की फॉइल इसलिए क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि उसकी बहुत महीन पतली परत बनाई जा सकती है, जिससे ऑलमोस्ट एक एक एटम हमें खुला दिखाई दे। फिर ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। वो चाहता था पतली से पतली परत बने। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। अब तुम कहोगे भैया 1000 एटम तो बहुत होते हैं, लेकिन 1000 एटम आप देखो भी तो, मैंने क्या बताया था एटम का साइज कितना छोटा होता है इससे पहले वाले चैप्टर में। तो 1000 एटम भी हमारे लिए बनाना बहुत बहुत बड़ी बात थी। फिर अल्फा पार्टिकल आर डबल चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल, जिनके ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है। मैंने बताया था अभी, इनके ऊपर +2 का चार्ज होता है क्योंकि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए हमने। सिंस दे हैव 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और उनको मारा तो कंसीडर किया गया कि उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल वुड डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड। गोल्ड के अंदर कौन सब एटॉमिक पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आओ मैं आपको सब एटॉमिक पार्टिकल भी लिख के देता हूं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर आने वाले पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज क्यू से दिखाते हैं हम, चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन जिसका चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है। मास मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसका होता है 9.1 10⁻31 kg, यानी कि 1/1860 U, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। और ये 1.67 10⁻27 kg, सेम 1 U, इसको हम कहते हैं 1 U। ठीक है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे बम्बार्डमेंट की हमने, और हमने सोचा कि सब एटॉमिक पार्टिकल से जो ये हैवी है वो बाहर करेगा। लेकिन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इतनी तगड़ी डिफ्लेक्शन होगी। और कैसी डिफ्लेक्शन? एक वापस ही चला जाएगा। वो जो एक वापस चला जाएगा वो हमने ऑब्जर्वेशन में लिखा है। ये सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बेटा, मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बता रहा हूं आपको, तो अब जरा ध्यान दो। बट द अल्फा पार्टिकल scattering experiment give totally unexpected result. The following observation were made. पहली, most of the fast particle खाली निकल गए। इसका मतलब आपका एटम खाली पड़ा है। जो पार्टिकल सीधा का सीधा चला गया वो ये बता रहा है कि एटम तो खाली है। Some of alpha particle were deflected by the foil by small angle. ठीक है। Surprisingly, 1 out of every 12,000, 12,000 में से कोई एक ऐसा था जो वापिस आ गया। particle rebound या retrace its path back. In the word of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper. आप 15 इंच का शेल अगर दे के मारो piece of tissue paper पे and come back and hit you again. भारी सी चीज एक पतले से टिश्यू पेपर पे दे के मारो वापस आ जाए। इतनी बड़ी बात बताई इन्होंने इसको। उन्होंने कहा मैं इससे इतना ज्यादा, मेरे लिए इतनी अनएक्सपेक्टेड बात है ये। अब बारी आती है इसकी। फिर अब इनसे क्या क्या बातें पता चली उनको, मैंने बताया था आपको। पहली बात से पता चला लगभग आपका एटम खाली पड़ा है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम पार्टिकल थे जिन्होंने डिफ्लेक्ट किया अपने पाथ से। ठीक है। इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। पॉजिटिव चार्ज है जो एटम का वो बहुत कम स्पेस लेता है। तो मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियस जो है उसका साइज बहुत छोटा है। कहां लू उसको, यहां ले लेता हूं। ये देखो, तो इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस करी, न्यूक्लियस। इसका साइज
10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है पूरे एटम से, तो बहुत छोटा है क्योंकि एटम ही बहुत छोटा है। तो एटम से बहुत छोटा साइज है किसका, न्यूक्लियस का। और उसके बाद जो पूरा एटम है, ये पूरा एटम है, इसका साइज, पूरे एटम का साइज है 10 की पावर -10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -15 मीटर। कभी कभी इसको हम फर्मी भी कहते हैं, फर्मी मीटर, और इसे बोलते हैं हम आर्मस्ट्रॉन्ग। जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की, फिर भी मैंने पढ़ा दिया। आगे अब वो कहता है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। 100% डिफ्लेक्शन बहुत कम पार्टिकल ने दिखाया 12,000 में से एक में। इसका मतलब वो जो पार्ट है, वो जो न्यूक्लियस है, वो बहुत छोटा है और हाईली कंसंट्रेटेड है, जो आती की चीज को वापस फेंक देता है। उसमें मतलब ठूस ठूस के प्रोटॉन भर रखे हैं, बहुत छोटे साइज में बहुत सारे प्रोटॉन भर रखे हैं, और उनको साथ रखने के लिए एक एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा, वो उसी न्यूक्लियर फोर्स का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। पहला, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं। इन्होंने प्रोटॉन कहा, बाद में पता चला न्यूट्रॉन भी रहते हैं, इन्होंने न्यूट्रॉन नहीं बताया, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, उन्होंने कहा सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है। कितना है, करीब 10 की पावर 5 टाइम लेस, ठीक है, कितना, 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स लेसर देन साइज ऑफ एटम। ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल के, द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, ठीक है। इनकी एक कमी थी, इन्होंने जो बताया था ऑर्बिट, वो उन्होंने कहा था कि वो स्पाइरल की तरह बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, अगर बढ़ता जा रहा है तो एक दिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो स्पाइरल मॉडल इनका ठीक नहीं था। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं बताया इनके पास जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है, जो एनर्जी, वो कहां से आई। वो एनर्जी हमें बताई थी इनके बाद बोहर ने, का कोई इन्होंने हमें रिलेशन नहीं दिया। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolution of the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने गलत बताई। वो कह रहे हैं अगर इस तरीके से चक्कर काटता रहेगा तो वो एक ना एक दिन गिर जाएगा। इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं था। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, और एटम तो महास्टेबल होता है, पता नहीं कब का बना एटम है, और चलता रहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, और इस तरीके के मैटर रहेंगे ही नहीं अगर एटम आपका इतना अनस्टेबल होगा। अब इस चीज को ठीक किया किन्होंने, बोहर के मॉडल ने, बोहर मॉडल ऑफ एटम। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द, नील बोहर ने कुछ पॉइंट रखे। पहला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट ये एनालॉग नहीं है, एक साथ नहीं है, अलग अलग ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, लेकिन इनकी कुछ खुद की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। पहले शेल में जो घूम रहा होगा उसकी एक अलग एनर्जी होगी, दूसरे शेल में जो घूम रहा होगा उसकी एक एनर्जी, अलग एनर्जी होगी। इसका मतलब इनकी एनर्जी का कोई लेवल होता है, इसलिए इसको इन्होंने एनर्जी लेवल भी बोला, ठीक है। ये इन्होंने बताया। तो ये है आपका न्यूक्लियस, उसके पास है ये शेल्स, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। इन्होंने इसको नाम दिया शेल, जहां कोई रहता है, और एन से दिखाया। और ये शेल क्या है आपके, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। उस शेल को इन्होंने 1 2 3 4 के साथ साथ के एल एम एन भी कहा। इनका एक और नाम है एनर्जी लेवल, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहा गया। दीज ऑर्बिट्स, हाँ ऑर्बिट भी कहा गया, ऑर्बिट जहां पर कोई चीज घूमती है। और यहां कौन घूमता है, जैसे सन के चारों ओर चक्कर काटती अर्थ, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दीज ऑर्बिट्स और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर KLMN और द नंबर 1 2 3 4, ठीक है।
दीज ऑर्बिट और शेल, शेल के साथ एनर्जी बताना आ गया, आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। तीन नाम है इनके, शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। कल को आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं इन तीनों में से, चार ऑप्शन आ जाए, इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिट में, शेल में, या एनर्जी लेवल में, या ऑल ऑफ दीज में, तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको देखो फिर आगे चलते हैं। में अब सीधा आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी एलिमेंट की कैसे लिखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बारी एटम के बारे में बता दूं, उसके जेड के बारे में बता दूं, दो तीन चीजों के बारे में बता दूं। चलिए एक बार ये चीजें देखते हैं बेटा। अगर आपके पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, ओ सॉरी, जिसका सिंबल है एक्स, एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, ठीक है, ये लिखने का तरीका इसको याद रखना। मैंने लिया हाइड्रोजन 1 1, तो इस Z से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी Z से बनेगी। ठीक, अब मैं अलग अलग एलिमेंट्स ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में रखना। तो यहां पे आपके शेल है K L M N, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके में 8 आ सकते हैं, इसके में 18 आ सकते हैं, और इसके में 32 आ सकते हैं, लेकिन लास्ट शेल में आपके 18 ही आएंगे। एक बात, ओ 8 ही आएंगे सॉरी, एक बात। दूसरी बात, ये कैसे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का एक रूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल और ऑर्बिट। मैं बार बार ये तीनों नाम ले रहा हूं इसलिए जिससे आपको याद हो जाए। एनर्जी लेवल, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो है आपके पास 2n²। 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये बने आपके 2 1 अंदर बने, अंदर 4 है, अंदर 9 है, तो ये आ गया आपका 2 8 18। और अगर 2 4 का स्क्वायर हो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 मल्टीप्लाई में 2 कितना होता है 32। तो आप चेक कर लो, यही बताए थे मैंने आपको, 2 8 18 32। लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे, पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8, दोबारा 8, फिर 18 18, फिर 32 32। ये आपको 10th क्लास में पीरियोडिक जब मैं कराऊंगा तब समझाऊंगा कि क्यों आए ऐसे। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इन एलिमेंट्स की। देखो आप कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, इनके पास Z क्या क्या है, Z है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नियॉन के पास रहने दो, यहां दिखेगा नहीं, तो इनके पास K में कितने आएंगे, L में कितने आएंगे, M में कितने आएंगे, और N में कितने आएंगे। एक है तो एक ही आएगा, खत्म। इसके पास 2 है तो 2 ही आएंगे, खत्म। 3 है तो 3 ही आएंगे, नहीं 2 और 1 आएगा, फिर 2 और 2 आएंगे, 2 और 3 आएंगे, 2 और 4 आएंगे, 2 और 5, इसी को 7 कहते हैं, 2 और 6, 2 और 7। समझे। अब अगर आपके पास हो नियॉन तो उसके पास कितने आएंगे, नियॉन के पास आएंगे 8, 2 8, ठीक 8 आ गए, रुक गया 8 के बाद। सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, मैं Z लिखना भूल गया, इनका Z लिख रहा हूं पहले बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखता हूं अगर ये हिलता है तो हट जाता है, हाँ बच गया, ये लो। अब Z लिखता हूं इनके पहले, 10 11 12, एल्यूमिनियम 13, 2 8 3, ऐड कर लो, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14 है, 2 इसमें गए, 8 इसमें गए, 10 और 4 इसमें गए, फॉस्फोरस 15, 2 8 5, सल्फर 16, 2 8 6, क्लोरीन 17, क्लोरीन तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है,
2 8 7। अब ये जो लास्ट के हैं इनका भी मैं समझाऊंगा आपको क्या काम है। अब आता है आर्गन 18, 2 8 8, ठीक है। के भर गया, एल भर गया, एम भर गया। अब आप कहोगे आप 8 8 के बाद क्या 18 लाओगे? देखते हैं, आखिरी में 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 भर गए तो ठीक है, नहीं तो कम भरेंगे हम। अब आर्गन के बाद आता है पोटाशियम, पोटाशियम के बाद कैल्शियम। 19 20, आपके यहां 20 तक ही पूछे जाते हैं। 2 8 8 1, 2 8 8 2। अब आपको यह देखना है कि क्या होती है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है? हर कोई चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वैलेंसी है। और वैलेंसी को हम कैसे पता लगाएंगे? तो वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कैसे करेंगे, देखते हैं। हमने आपसे कहा कि किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल वो होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वैलेंस शेल, कंप्लीट ऑक्टेट इन वैलेंस शेल, वो होता है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी होता है कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इधर आ जाओ, मैंने आपसे पूछा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आपने कहा भैया इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, एक। यहां पर ये कंप्लीट हो गया है। ये दोनों ऑक्टेट को नहीं डुप्लेट को मानते हैं, दो को डुप्लेट, क्योंकि पहला दो का था, पहला शेल दो का था, उसे डुप्लेट कहते हैं। तो इसका पेट भरा हुआ है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है और इसकी एक भी वैलेंसी नहीं है। पहले वाले की एक है, दूसरे वाले की एक भी वैलेंसी नहीं है। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक अपना दे देगा तो +1 वैलेंसी है, ये अपने दो दे देगा, जो देता है पॉजिटिव वैलेंसी, जो लेता है नेगेटिव वैलेंसी। ये 3 दे देगा तो +3, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, ना देगा ना लेगा। 5 वाला 3 लेगा, 5 को अगर मैं 3 दूं तो 8 हो जाते हैं। 6 वाला 2 लेगा, 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला 1 लेगा। मेरी दोबारा बात सुनो, अगर कोई लेता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव वैलेंसी, अगर कोई देता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव वैलेंसी। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो पॉजिटिव वैलेंसी, देता है तो नेगेटिव वैलेंसी, ठीक। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहां पर फिर से मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। पहले इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, ठीक है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इनकी वैलेंसी बना रहा हूं। वैलेंसी इसकी 0, जिसका पेट भरा हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे वैलेंसी, उसकी वैलेंसी 0 होगी, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 1 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये 4 बांटेगा, ना देगा ना लेगा, ये 3 लेगा, ये 2 लेगा और ये 1 लेगा। इसके बाद सेम ऐसा ही यहां होगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2, ये 1 भी नहीं लेगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा। अब जरा ध्यान देना, अभी तो मैंने आपको ही बना के दिखाया। अब मैं आपसे बात करता हूं, उसका सिंबल है H। H जो है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो H के ऊपर प्लस आता है। हीलियम, हीलियम ना लेता है ना देता है तो कुछ नहीं आता। फिर लिथियम के ऊपर प्लस आता है, बेरिलियम के ऊपर +2 आता है, बोरोन के ऊपर +3 आता है, ठीक है। देखने में दिक्कत आ रही तो इस हिसाब से देख लो। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं आता, सिंपल सी लिख दिया। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, उस पर 3 माइनस का आता है, देखो 3 माइनस का। ऑक्सीजन पे 2 माइनस का, और कौन है, क्लोरीन पे 1 माइनस का चार्ज आता है, ठीक। अब इसी में देखें तो नियोन पे कोई चार्ज नहीं आता, सोडियम पे 1 प्लस का चार्ज आता है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज आता है, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस का चार्ज आता है, फास्फोरस पे 3 माइनस का चार्ज आता है,
सल्फर पे 2 माइनस का और क्लोरीन पे 1 माइनस का। इन तीनों को आप बताएंगे कि इनका सिंबल क्या होना चाहिए चार्ज के साथ। ठीक है, ये तीन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त। आगे चलते हैं। वैलेंसी मैंने आपको बता दी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया। जेड मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर। जेड होता है मास नंबर, ए होता है आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? का मतलब होता है जिनका जेड सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन और कार्बन, इन दोनों का ही जेड सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। दो ऐसी केमिकल प्रजाति, टू केमिकल स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर अलग हो, इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो। आइसोबार, आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग हो, जेड हो डिफरेंट, यहां पे जेड हो सेम और ए हो डिफरेंट। ठीक, आपका काम है इसके दो और एग्जाम्पल्स दो, इसके भी दो और एग्जाम्पल्स दो। ये आपका, ये हो गया आपका इस वीडियो के बाद होमवर्क। दूसरा, मुझे बताओ आइसोटोन्स क्या होते हैं? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो आप कमेंट्स में बताएंगे मेरे को। आइसोटोप बता दिया, आइसोटोन बता दिया। ठीक है, अच्छा, आइसोटोप आइसोटोन हो गया। बेटा इसके बाद एक बड़ी समस्या है, आप ना शेयर कर रहे हो वीडियो को, ना लाइक कर रहे हो, या तो आपको समझ नहीं आ रही है और कमेंट में भी नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा, और समझ आ रही है तो भैया शेयर करो, इसको लाइक करो, जो जो कर सकते हो वो करो इसके साथ। ठीक है, चलो यहां आपका ये चैप्टर का वन शॉट, छोटा सा वन शॉट बनाया है। फटाक से इसको देखो, इसके नोट्स बनाओ, अगर नोट्स नहीं बनाए तो बेकार है तुम्हारी भी और मेरी भी मेहनत। ठीक है, फटाक से इसके नोट्स बनाओ बढ़िया बढ़िया, उसके बाद एनसीईआरटी लगाओ। जो एनसीईआरटी के डाउट है वो कमेंट में डालो, मैं वीडियो बना के दे दूंगा। राधे राधे।